कृतिकॉन। ये 2014 की बात है। मैं साउथ में कैरोलिना के क्रूज क्रीक में अपने परदादा परदादी के घर जा रहा था। हम सुबह देर से लगभग 11 बजे निकले थे ताकि डिनर से पहले वहाँ पहुँच सकें। हमारे जाने का मेन रीज़न क्रूज वेकेशन था, जिसके लिए मेरी परदादी ने पैसे दिए थे। कार में मैं, मेरी माँ और हमारा मैक्सिमम सामान था। पापा को काम की वजह से कुछ दिनों बाद आना था। हमने जल्दी निकलने का फैसला किया ताकि हम परिवार वालों से मिल सकें और खूब सारी बातें कर सकें। मेरी माँ कार में सामान रख चुकी थी। उन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे बुलाया ताकि मैं अपने सामान का बैग लेकर कार में बैठ जाऊं। मैं दौड़ता हुआ नीचे आया। रोड ट्रिप पर जाने और अपने परिवार से मिलने के लिए एक्साइटेड था। उस समय तक उन लोगों ने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं की थी जो आज हमें एक दूसरे से दूर करती। हमने अपनी सफ़र कुछ सुंदर अंदरूनी सड़कों से शुरू की, फिर सिटी के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़कर हाईवे पर आ गए। मैं तब सिर्फ 7 साल का था, इसलिए दुनिया की बहुत सी बातों से अनजान और अपनी ही दुनिया में मगन था। उस समय मेरा ध्यान माइनक्राफ्ट खेलने में और विनीबूज इकट्ठा करने में ज़्यादा था, न कि रियल के खतरों और अजनबी लोगों पर। लगभग 2 घंटे बाद मैंने माँ से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। मैंने लगभग 2 बोतल पानी पी ली थी और अब मेरा ब्लैडर जवाब दे रहा था, क्योंकि हम भी सिटी के बिजी इलाके के पास थे। रास्ते में बहुत सारे गैस स्टेशन और दुकानें थे। मेरी माँ ने पूछा कि क्या मुझे भूख लगी है, जिस पर मैंने उत्साह से हाँ कह दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे जंक फूड मिलेगा, जो मुझे अक्सर नहीं मिलता था। हमने एक एग्जिट पर गाड़ी रोकी और एक क्विक ट्रिप पर पहुँचे। खुशी से मैं अपनी सीट पर उछल रहा था, अपने पसंदीदा चिप्स, कैंडी और एक मीठा ड्रिंक लेने के लिए तैयार था, जिसके लिए मुझे पता था मेरी माँ बाद में डांटेगी। हम कार से बाहर निकले। माँ ने पर्स उठाया और हम बाथरूम की ओर चले गए। मेरे बाथरूम यूज करने तक बाहर माँ वेट करती रही और कुछ मिनटों बाद मैं बाहर आया। हम स्नैक्स और ड्रिंक्स लेने के लिए घूमने लगे। मैंने डिल पिकल लेज, रोलो कैंडीज, चीटोस, स्नैक स्टिक्स, बीफ जर्की, एक स्प्राइट और पानी लिया। मेरी माँ के हाथ में भी कुछ सामान था। हम काउंटर पर गए और लाइन में खड़े हो गए। चेकआउट का इंतज़ार करते समय मैं पार्किंग में खड़ा हर ब्रांड की कार गिन रहा था। उस समय कारों को लेकर मैं बहुत पैशनेट था। जैसे ही लाइन आगे बढ़ी, मेरी माँ ने मेरा हाथ थोड़ा खींचा तो मैं उनके पीछे चल पड़ा। हम काउंटर पर पहुँचे और कैशियर को नमस्ते कहा, सामान के पैसे दिए और स्नैक्स और ड्रिंक्स के 2 बैग लेकर निकल गए। मैं पूरे समय मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश था, इसलिए कि अब बाकी के सफ़र के लिए मेरे पास ये खास ट्रीट है। जैसे ही हम काउंटर से निकले, एक काला आदमी लाल नाइकी हुडी, काले स्वेट पैंट, काले जूते और सनग्लास पहने हुए स्टेशन में आया। मैंने उस पर ध्यान दिया क्योंकि वो घर के अंदर सनग्लास पहना था। वो अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ लापरवाही से काउंटर पर चला गया। मेरी माँ ने भी उसे देखा और उसे वो छोटी सी स्माइल दी जो आप अजनबियों को देते हैं जब आप बातचीत शुरू नहीं करना चाहते। उसने ध्यान नहीं दिया और कैशियर की ओर देखा। यहीं से चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ी। उस आदमी ने मजाक में काउंटर पर थपकी दी और फ्रेंडली अंदाज में कहा, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब मुझे दे दो। कैशियर ने उलझन में देखा, क्योंकि वो आदमी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो कैशियर को जानता है। उस आदमी ने कुछ सेकंड बाद अपने हाथ काउंटर में पटकते हुए एक गन निकाली और फिर से पैसे की मांग की। इस बार वो बहुत गंभीर था और उसकी मांग अब कोई मजाक नहीं थी। मेरी माँ मुझे दुकान से बाहर घसीटने लगी, जबकि मैं उलझन में और लगभग आश्चर्य से देख रहा था। उसने मुझे कार में लगभग फेंक ही दिया, मतलब सचमुच नहीं, पर आप समझ रहे हो ना, और तेजी से पार्किंग से बाहर निकल गई। आखिरी चीज जो मैंने उस गैस स्टेशन की देखी वो ये थी कि आदमी को कैशियर के सिर में बंदूक तानते हुए। इस घटना को अब 7 साल हो गए हैं और गैस स्टेशनों पर आज भी मुझे घबराहट और बेचैनी सी महसूस होती है। आखिरी बार जब मैंने देखा और सुना तो इस क्विक ट्रिप को तोड़ दिया गया था और उसकी जगह एक नई इमारत बना दी गई थी। मुझे पता है कि ये उतना ड्रामेटिक नहीं है जिसकी कुछ लोग उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन ये मेरे लिए फिर भी एक डरावना और दर्दनाक अनुभव था। इसलिए मैंने सोचा कि इसे साझा करूं और देखूं कि क्या किसी और ने भी ऐसा ही अनुभव किया है या इस घटना के बारे में कुछ और जानता है। मैं न्यूजीलैंड के एक गैस स्टेशन पर काम करता हूँ। खराब कस्टमर से भी डील करना पड़ता था, फिर भी मैंने हमेशा अपनी नौकरी से प्यार किया। जिस स्टेशन पर मैंने काम शुरू किया वहाँ बहुत से बेघर लोग या ऐसे लोग आते थे जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। एक खास बेघर आदमी मेरा स्टॉकर बन गया।
जब मैंने पहली बार काम शुरू किया तो मेरे कलीग ने मुझे बताया कि ये आदमी अंदर आएगा और हम उसे एक कप गर्म पानी देंगे जिसमें वो चीनी मिलाकर पीता है। उन्होंने बताया कि ये थोड़ा अजीब है लेकिन इंसान गलत नहीं है, सिवाय इसके कि वो अक्सर गालियाँ देता है। क्योंकि वो बेघर था इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगा। जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना मैंने खुशी खुशी उसे पानी दे दिया। ये आदमी सिर्फ पानी पीकर नहीं जाता था, वो हर तरह की बकवास पर लंबी चौड़ी बातें करता था। मैं कभी समझ नहीं पाया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो हर दूसरे शब्द में गंदी गाली देता था। मेरे कुछ कलीग ने उसे सर्विस देना बंद कर दिया क्योंकि वो दूसरे कस्टमर्स को परेशान करता था, लेकिन एक कलीग और मैंने ऐसा करना जारी रखा। अब मैं सोचता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि वो तभी आना शुरू किया जब मैं अकेला काम कर रहा होता। मैं दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक काम करता था और वो हमेशा रात में आता था। वो मेरे छुट्टी के दिनों में कभी नहीं आता था, जो हर हफ्ते अलग अलग होते थे। उसने जरूर मेरा स्केड्यूल देखा होगा और नोट किया होगा, जो मैंने उसे अक्सर करते हुए देखा था। समय के साथ मैं उसकी मौजूदगी और जिस तरह से वो मुझे देखता था उससे असहज महसूस करने लगा। हालांकि एक ईसाई परिवार में पला बढ़ा के कारण मैं उसे मना करने में झिझक रहा था। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में हमेशा कहा करते थे, दान पुण्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैंने उसे सर्विस देना जारी रखा, लेकिन फिर उसने मेरी शक्ल, सूरत और मेरे शरीर पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया और उसने पानी मांगना बंद कर दिया। वो बस मुझे चाहता था। वो अंदर आता, सीधे मेरी ओर बढ़ता और दुकान में घंटों तक घूमता रहता। आखिरी हद तक तब हो गई जब उसने मुझे आंख मारी और कहा, मुझ में तुम्हें हमेशा एक दोस्त मिलेगा। मैंने उसे अंदर आने देना बंद कर दिया। जिस पल में मैं अकेला काम कर रहा होता मैं दरवाजे बंद कर देता, क्योंकि मुझे पता था वो आएगा। समस्या ये थी कि मुझे पता था कि वो मुझे देख रहा है, और जैसे ही लास्ट कस्टमर फोरकोट से जाता वो डोर के पास आ जाता। मैंने उसे दिन में कई बार गलियां और झाड़ियों से मुझे देखते हुए पकड़ा। हमने उसे कंपाउंड में घुसने से मना कर दिया, इस उम्मीद में कि इससे समस्या हल हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी मुझे देखता, अंदर आने की कोशिश करता, डोर के पार से मुझ पर चिल्लाता। जब भी वो आता मैं पुलिस को बुला लेता, लेकिन वो हर बार भागने में कामयाब हो जाता। ये महीनों तक चला। मैं काम पर 24/7 डरा रहता था और रात को भी बुरे सपने आते। उत्पीड़न, घुसने की कोशिश और उसे मुझे देखते हुए पकड़े जाने की अनगिनत घटनाएं हुई। लेकिन सबसे बुरी घटना तो तब हुई जब मैं फोरकोट पर ड्यूटी पर था। हमारे सभी पंपों पर स्पीकर लगे थे जो अंदर तक इंटरकम से जुड़े थे, जिससे हम बाहर जाए बिना कस्टमर से बात कर सकते थे। ये 12 पंपों वाला एक बड़ा स्टेशन था। जब मैं बाहर था एक कलीग ने मुझे स्पीकर के जरिए अंदर बुलाया। उसकी आवाज़ घबराहट से भरी थी। ये दिन का समय था। मुझे लगा वो मुसीबत में है। मैं जल्दी से अंदर गया और तुरंत मेरे पीछे दरवाजे बंद होने की आवाज़ सुनी। उधर देखो, झाड़ियों के पास, उसने चिल्ला कर कहा। मैं देखने के लिए मुड़ा और वहाँ वो था, अंदर झाँक रहा था। सबसे डरावना हिस्सा, उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया हुआ था। जैसे ही डोर खुलते ही वो दौड़कर हमला करने के लिए तैयार हो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पुलिस को बुलाया, जो जल्दी ही पहुंच गई। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा वही पहले से ही वहाँ थे। मेरा बयान लेने के अधिकारी ने मुझे बताया कि उस पर आपराधिक उत्पीड़न का आरोप लगाया जाएगा। कानूनी तौर पर उसे गिरफ्तार करने से पहले उन्हें एक चेतावनी जारी करनी पड़ती है और उसे उसी रात रिहा कर दिया गया। लेकिन बहुत हो चुका था, मैं इसे और नहीं झेल सकता था। मैं लगातार डरा हुआ था। ये सवाल नहीं था कि क्या वो लौटेगा, बल्कि कब लौटेगा। नेक्स्ट डे 2 वीक्स का मैं छुट्टी नोटिस दे दिया। मैनेजमेंट मुझे खोना नहीं चाहता था और मुझे बहुत दूर एक स्टेशन पर ट्रांसफ़र का ऑफ़र दिया, जहाँ वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लिया और नया स्टेशन बहुत अच्छा था। सभी वर्कर को कहा गया था कि मेरे नए स्थान के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं, यहाँ तक कि डेली कस्टमर को भी ना बताएं। उन्हें ये कहने के लिए कहा गया था कि मैं अब कंपनी के लिए काम नहीं करता। लगभग 3 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। मेरे स्टॉकर का कोई पता नहीं था और मैं सेफ महसूस करता था। मुझे अब बार बार मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं थी। बस 1 महीने पहले मेरे मामलों को देख रहे अधिकारी ने मुझे बताया कि मुझे अदालत में पेश होना होगा और उसके खिलाफ गवाही देनी होगी। मैं उसे फिर से देखने से डर गया था और मैं ये ज़रूर करूँगा क्योंकि उसे दोषी ठहराया जाए। लेकिन फिर सबसे बुरा हुआ, उसने मुझे ढूंढ ही लिया। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे किया, लेकिन लगता है कि पुराने स्टेशन पर कोई नए वर्कर से पूछा होगा जो उसके हरकत के बारे में नहीं जानता था। उसने ज़रूर बस ली होगी या शायद पैदल आया होगा। मैंने उसे देखा, वो तेज़ी से दरवाजे की ओर आ रहा था। मैं घबरा कर भाग गया। मैं लगभग अपने बॉस से टकरा गया, जिसने मेरे चेहरे पर डर देखा और पूछा कि क्या हुआ। मेरे सदमे और डर की स्थिति में मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या कहा, लेकिन मेरे मैनेजर ने अपने ऑफिस में बंद कर दिया। उसने पुलिस को बुलाया और सब कुछ संभाल लिया। मैं कांप रहा था और सदमे में था। हम सभी का मानना था कि मैं नए स्टेशन पर सेफ था, जैसे कि प्रभारी पुलिस अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया था।
कि वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जब हम पुलिस से फ़ोन पर बात कर रहे थे, हमने उसे पुलिस के आने से पहले कम से कम 3 बार स्टेशन का चक्कर लगाते हुए देखा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भगवान का शुक्र है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगले कुछ दिनों तक सो नहीं सका। अदालत की तारीख का इंतज़ार कर रहा था। उसके रिहा होने का डर भारी पड़ रहा था। अदालत की सुनवाई से 2 दिन पहले मैंने प्रार्थना की कि उसे दोषी ठहराया जाए और मैं सेफ रहूं। मुझे सच में नहीं पता था कि अगर वो रिहा हो गया और उसे पता चल गया कि मुझे फिर से कहाँ ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा भी कि अगर वो बच गया तो मुझे लगता है मैं खुद को मार लूँगा। मैं सचमुच इतना असहाय महसूस कर रहा था। शुक्र है मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। अगले दिन मेरे मामले को देख रहे अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ अच्छी खबर है। उसने अपनी याचिका बदल कर दोषी कर ली है। मैं काम पर था और मैं कस्टमर्स के सामने खुशी से उछल पड़ा। ये लगभग 1 साल में सबसे सेफ महसूस हुआ, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा साल था। लेकिन अभी के लिए ख़त्म हो गया। खैर, मेरा एक हियरिंग आने वाला है जहाँ उसकी सज़ा तय की जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि ये राक्षस सड़कों से दूर है और सबसे मेन बात, वो मेरा पास नहीं आ सकता। मुझे पता है कि ये रियल में ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा मन कहता है कि वो जब भी रिहा होगा वो वापस जरूर आएगा। ये आदमी जुनूनी और मेंटली बीमार है। सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ा रही है, वो है ये कहावत, मुसीबत को तब तक उधार मत लो जब तक वो तुम्हारे दरवाजे पर ना जाए। लेकिन समस्या तो यही है कि मुझे पता है वो ये कर सकता है, मेरे दरवाजे तक वो आ सकता है।